मैं अपनी बेटी के लिए क्रिसमस का कोई महंगा उपहार नहीं खरीद सकता था। मैं एक बर्फ की मूर्तियां बनाने वाला कलाकार था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथों से उसके लिए कुछ खास बनाऊं। मैंने प्यार से बर्फ की एक सुंदर मूर्ति बनाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन जिस रात मैं उसे यह सरप्राइज दिखाने वाला था, उससे पहले ही एक भयंकर बर्फीला तूफान आया और पूरी मूर्ति को नष्ट कर गया। अपनी बेटी की उदासी देकर मेरा दिल टूट गया। उसे सांत्वना देने के बाद मैं फिर से अपनी कार्यशाला में नई मूर्ति बनाने निकल पड़ा। उधर मेरी बेटी ने बर्फ पर बने कुछ पैरों के निशान देखे। जिज्ञासावश वह उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के भीतर चली गई। वहाँ उसने एक रहस्यमयी महिला को देखा जिसने शाही पोशाक पहन रखी थी और सिर पर मुकुट था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह महिला बिल्कुल उसी बर्फ की मूर्ति जैसी दिखती थी जिसे मैंने बनाया था। उसे विश्वास हो गया कि बर्फ की मूर्ति किसी जादू से जीवित हो गई है। यकीन के साथ वह उस महिला को घर ले आई, उसे गर्म कोको का एक कप दिया और उसका नाम लीसा रख दिया। फिर वह मुझे काम पर जाने से रोकने के लिए बाहर दौड़ी। उसने गर्व से बताया कि उसकी एक नई दोस्त बनी है जिसे रहने के लिए जगह चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह उसकी स्कूल की कोई सहेली होगी, लेकिन जब मैंने उसके पीछे खड़ी एक खूबसूरत वयस्क महिला को देखा तो मेरे चेहरे का रंग बदल गया। कुछ तो गड़बड़ थी। एक अजनबी महिला अचानक कहीं से आ गई थी और मेरी बेटी के पास रहना चाहती थी। एक अकेले पिता होने के नाते मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं ज्यादा सवाल पूछता, एनी ने जल्दी से सफाई दे दी। उसने कहा कि लीसा स्कूल की नई आर्ट टीचर है। कला कोई मुख्य विषय नहीं था, इसलिए उसकी बात सुनने में सच लग रही थी। फिर भी मुझे पूरा भरोसा नहीं हुआ। मैंने एनी से कहा कि वह मेहमान को ऊपर ले जाए जबकि मैं सोचूं कि आगे क्या करना है। सामान्य परिस्थितियों में मैं कभी किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रहने देता। एनी ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि वह सच में मानती थी कि लीसा वही बर्फ की मूर्ति है जो जीवित हो गई है। उसे पता था कि मैं इतनी अजीब कहानी पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। अपनी उदास बेटी से बात करने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा सोच में डूब गया। क्या वह अपना कोट भूल गई है? उसके पास कोई कोट नहीं है। पक्का शायद कार में छोड़ दिया होगा। उसके पास कार भी नहीं है, तो क्या वह टैक्सी से आई थी? आखिरकार मैं बाहर गया और लीसा को जाने से पहले रोक लिया। अंत में मैंने उसे हमारे घर में रहने की अनुमति दे दी। इसलिए नहीं कि मैं सावधान नहीं था, बल्कि इसलिए कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी जरूरी था। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आ गई। कई सालों से हमारे घर में कोई वयस्क महिला नहीं रहती थी। हमारे पास ऐसे कपड़े ही नहीं थे जो लीसा को फिट आ सके। पैसों की हालत पहले से ही खराब थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने कुछ पुराने शर्ट उसे दे दूं। लेकिन एनी के मन में कुछ और ही था। उसने अपनी बचत की गुल्लक खाली कर दी और लीसा के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी देने की पेशकश कर दी। शहर जाते समय लीसा को हमारी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला। बिजली और पानी के बकाया बिल, बैंक से आने वाले नोटिस और हर दिन 2 वक्त की रोटी जुटाने का संघर्ष। मैं अपनी बेटी को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। लीसा पैसों की अहमियत पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन वह हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी परेशानियों को महसूस कर सकती थी। और फिर जैसे जैसे दिन बीते गए, एक चमत्कार होने लगा। जो छोटा सा घर कभी ठंडा, सूना और अकेला महसूस होता था, वह धीरे धीरे गर्माहट, हंसी और खुशियों से भरने लगा।